हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग टेक क्लासेस। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1 मैथ्स, जिसका नाम है सेट्स। देखो, सेट्स होता क्या है बेसिकली, और सेट इतना टफ भी नहीं होता। हम डेली अपने कभी कभी हमने डेली यूज़ में भी हमने सेट को यूज़ किया है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे, सेट होता क्या है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या हमें पॉइंट्स देखने पड़ेंगे सेट के लिए। तो इसलिए तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सेट होता क्या है? सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट जो है एक वेल डिफाइंड एक कलेक्शन है, किसका? ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मैं लिखूँगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबका एक सेट बना दिया। या फिर मैं कहूँगी रियल नंबर का सेट बना दिया मैंने एक। ये भी एक एग्जांपल है सेट के। या फिर मैं कहूँ कि मल्टीपल्स ऑफ 3 अप टू 4, मतलब मल्टीपल्स जितने भी 3 के मल्टीपल्स हैं कितने नंबर तक? नंबर 4 तक, मतलब 3 टू की पावर n है, इनके मल्टीपल्स एक सेट में लिखो, है ना। कब तक? जब तक ये n की वैल्यू 4 है, मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। तो सेट क्या हो जाएंगे? 3, 6, 9, 12, ये सेट हो गए। सेट को हम ऐसे लिखते हैं, इस बार ऐसे ब्रैकेट में, हम सेट को ना इस ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा, तभी एक सेट माना जाएगा। कि हम सेट को इस ब्रैकेट में लिखते हैं तभी एक सेट है। अब इसमें देख लीजिए, जो कैपिटल N होगा वो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर के लिए हम डिनोट करेंगे। जो Z होगा वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर के लिए हम डिनोट करेंगे। जो Q होगा वो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर के लिए डिनोट करेंगे। जो R होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और Z पॉजिटिव होगा सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के लिए। और Q प्लस होगा सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। और R प्लस होगा द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। अब कुछ फॉलोइंग पॉइंट देख लेते हैं जो हमें नोट करने हैं। ऑब्जेक्ट, एलिमेंट एंड मेंबर ऑफ ए सेट आर सिनोनिम्स टर्म, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट हैं, जो एलिमेंट है, जो मेंबर हैं, ये सब एक सिनोनिम्स टर्म है, ठीक है। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ABC, XYZ एक्सेट्रा, ये एग्जांपल है। मतलब जितने भी सेट हैं वो कैपिटल लेटर से डिनोट करे जाते हैं। जैसे कि A सेट हमने डिनोट कर दिया जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। मैंने कैपिटल A से डिनोट कर, मतलब कैपिटल A से ही, मतलब कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर, ठीक है। और जो एलिमेंट होंगे वो स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे पे एक सेट ए है जिसकी जो एलिमेंट है हमें पता नहीं है, तो हम उसका नाम लग सकते हैं कैपिटल स्मॉल में XYZ, ठीक है। 3 एलिमेंट है जिसका XYZ है, इसकी वैल्यू फाइंड करो। आगे आप देखोगे ऐसे दे रखे होंगे, ठीक है। इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A तो वी कैन से डैट A बिलोंग्स टू A, मतलब ए स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। मतलब ये कह रहा है अगर स्मॉल जो है A जो है वो एलिमेंट होगा A का, मतलब जो कैपिटल A जिसको हमने सेट डिनोट किया कैपिटल A से, अगर उसमें कोई एलिमेंट है A का, तो हम लिखेंगे कि A बिलोंग्स टू, मतलब स्मॉल a बिलोंग्स टू A। ये बिलोंग्स टू का साइन है, ठीक है। E बना दिया, C बना दो, फिर डंडी खींच दो, ऐसे E बना दो। ये होता है बिलोंग्स टू। मतलब बिलोंग्स टू का मतलब ये है कि जो एलिमेंट दे रखा है वो उस सेट में प्रेजेंट है, तो हम बिलोंग्स टू लगाएंगे। अब मान लो B एलिमेंट है, वो इस A में नहीं है, तो हम क्या कर देंगे? ऐसे क्रॉस लगा देंगे, इसका नॉट बिलोंग्स टू, मतलब जो एलिमेंट है B वो सेट A में प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। थोड़ा आगे देख लेते हैं। देयर आर 2 मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। 2 मेथड होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के। कौन से होते हैं? एक होते हैं रोस्टर फॉर्म, और उसको टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। जो रोस्टर फॉर्म होता है, ऑल आर द एलिमेंट ऑफ सेट आर लिस्टड द एलिमेंट आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमा एंड और इनक्लोज विद इन प्रोसेस, इससे, ठीक है। मतलब ये कह रहा है जो रोस्टर फॉर्म होते हैं उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एक लिस्ट में होते हैं, ठीक है। और जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं एक कॉमा से, मतलब कॉमा जानते हो ना, ये इस कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, इसको हमें रोस्टर फॉर्म में करना है। रोस्टर फॉर्म में
तो देखो क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। अब पॉजिटिव इंटीजर की बात करता हूँ, हमने क्या कहा था, पॉजिटिव इंटीजर किससे नोट करते हैं, क्यू प्लस से करते हैं, सॉरी जेड से नोट करते हैं, इंटीजर को हम जेड से नोट करते हैं, तो पॉजिटिव जेड आ जाएगा, और लेस देन 7 के हैं वो भी इवन, तो 2 4 6 आ जाएगा। ये होता है रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है कि नंबर में लिखे रहते हैं, ठीक है, मतलब दे रखा होता है क्या क्या एलिमेंट हमें प्रेजेंट दे रखे हैं, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें, और सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट ऑफ ए सेट प्रोसेस इन अ सिंगल कॉमा प्रॉपर्टीज विच इज़ नॉट प्रोसेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द एलिमेंट। मतलब जो सेट बिल्डर फॉर्म होते हैं उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो एक सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी में होते हैं, ठीक है, विच नॉट प्रोसेस बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड द एलिमेंट, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमें एक सेट दे रखा है, मान लो इसको ये सेट भी है, जो दे रखा है AEIOU, ठीक है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है। अब ये AEIOU क्या है, वॉवेल्स है ना, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स के वॉवेल्स हैं। तो हमने क्या किया है, ए इज इक्वल टू एक्स एलिमेंट मान लिया, और एक्स इज़ द वॉवेल्स, जो एक्स है मतलब इस एलिमेंट को हमने एक्स माना है, बताया ना, स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं एलिमेंट्स को। तो कि जो ए है वो एक्स है, मतलब जो सेट है एलिमेंट प्रेजेंट है एक्स, और जो एक्स क्या है वो है वॉवेल्स और इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये होता है रोस्टर फॉर्म में, मतलब लिखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। जैसे ये भी एक रोस्टर फॉर्म है, सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको हमने फुल रोस्टर फॉर्म में किया है। ये हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, जिसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में किया है, ठीक है। तो थोड़ी क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है, थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हमें दे रखा है कलेक्शन ऑफ ऑल, इसमें हमें बताना है कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, इसमें हमें ये बताना है। यहाँ तक हमें ये बताने कि ये चार्ट में हमें बताना है कि इसमें से कौन कौन से सेट हैं कि नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर बिगनिंग विद लेटर जे, ठीक है, मतलब हमें उनका कलेक्शन बनाना है जो साल के जितने भी मंथ हैं जो स्टार्ट होते हैं जे से। कौन कौन से होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, और कुछ 3 ही होते हैं मेरे ख्याल से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 3 ही होंगे। तो मतलब ये सेट है, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही है, सबके लिए सेम है, यूनिवर्सल यही रहेगा इसका आंसर, ठीक है, किसी के लिए अलग हो नहीं सकता। अब दूसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो इसमें पूछा है कि उसको उनका कलेक्शन बनाना है जो 10 मोस्ट टैलेंटेड होंगे राइटर इन इंडिया के। अब देखो मैं बताऊँ, ये सेट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। अब मान लो तुम्हारे लिए कोई और है कि मेरे लिए तो ये 10 टैलेंटेड हैं और मुझे पता नहीं। अब मान लो कि गूगल के लिए कुछ और 10 मोस्ट टैलेंटेड हैं इंडिया के। अब मान लो इंडिया के उसमें अलग कुछ और दे रखा है, तुम्हारे लिए कुछ और है, तुम्हारे दोस्त के लिए कोई और है, ऐसे। मतलब ये यूनिवर्सल नहीं है कि यही सेट होगा इसका, किसी किसी के लिए चेंज हो सकता है, ठीक है, तो ये सेट नहीं है। थर्ड देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लासरूम। ये सेट है, क्या दे रखा है, हमें ये बताना है कि हमें जो भी तुम्हारे क्लासरूम में जितने भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन बनाना है। अब मान लो तुम्हारी क्लास है, मतलब तुम्हारा स्कूल, मान लो कोई XYZ स्कूल है तुम्हारा, जिसमें मान लो 18 बच्चे, मान लो 20 बच्चे हैं, उसमें से 12 बॉयज़ हैं। तो ये तो तुम्हारी क्लास के लिए यूनिवर्सल है, चाहे कोई सी भी क्लास गिनने आए, 12 के 12 बॉयज़ ही तो रहेंगे तुम्हारी क्लास में, तो ये सेट है, ठीक है। अब देखो चौथा है, द कलेक्शंस ऑफ नोवेल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब बताओ ये है कि नहीं, ये तो सेट नहीं था, क्या ये सेट होगा? वेट करो और सोचो, अगर टाइम ज़्यादा चाहिए थोड़ा पॉज करके सोचो क्या होगा, ठीक है। अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, लेकिन तुम इसको वीडियो पॉज करके जरूर देखना कि सही हो कि नहीं, सोचना जरूर। और इसमें दे रखा है कि हमें उनका कलेक्शन बनाना है जो नोवेल लिखी है किसने, मुंशी प्रेमचंद्र ने, ठीक है। अब मैं बताऊँ ये सेट होगा, क्यों होगा कि मुंशी प्रेमचंद की कलेक्शन बतानी है, तो जितनी भी लिखी होगी उन सबका कलेक्शन बन जाएगा। और उसमें ये लिखा होता कि उनका कलेक्शन बनाओ जो टॉप की नोवेल हैं, ठीक है, जो टॉप नोवेल हैं। अब मान लो तुम्हारे लिए अलग टॉप में कि मेरे लिए तो ये 10 बेस्ट हैं और कोई बेस्ट है नहीं, इनकी मुंशी प्रेमचंद की नोवेल तुम्हारे 10 बेस्ट हैं और कुछ नहीं। पर नहीं, इसने पूछा है सारी की सारी का कलेक्शन बनाना है, ये कुछ यूनिक नहीं पूछा कि 10 नंबर का बता जो बेस्ट हो, नहीं, ये होगा। अगर इसमें लिखा कि कलेक्शंस ऑफ 10 मोस्ट
मोस्ट रीडेड बुक तो इसमें सेट होता है, क्योंकि मोस्ट रीडिंग बुक में अगर एक डाटा रहता है सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन कोई बेस्ट पूछता मोस्ट 10 बेस्ट नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, तो तुम्हारे लिए कुछ और होता, तुम्हारे दोस्त के लिए कुछ और होता। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल, हमें ये सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 में एलिमेंट है, हमें इसमें बताना है कि कौन सा बिलोंग करता है कौन सा बिलोंग नहीं करता। ठीक है, 5 इसमें बिलोंग करता है, देखो तो ये बिलोंग्स आ जाएगा इसमें कि 5 जो है एलिमेंट है किसका, सेट ए का। 8 ये नहीं दे रखा तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा कि 8 एलिमेंट जो है वो प्रेजेंट नहीं है सेट ए में। 0 प्रेजेंट नहीं है तो इसमें आ जाएगा नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, 2 की बात करते हैं। 2 बिलोंग्स करता है, एलिमेंट 2 है वो प्रेजेंट है सेट ए में। 10 प्रेजेंट नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू क्यों करते हैं। अब मान लो 2 4 6 ये एलिमेंट दे रखे हैं इसमें, आपसे पूछा कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ए में प्रेजेंट करते हैं। 5 हाँ करता है, 0 नहीं करता, 8 नहीं करता, 2 करता है, 10 नहीं करता। ठीक है, अब हमें बताना राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टेड फॉर्म। अब हमें इसको रोस्टेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे, क्या पूछ रहा है। ए एक सेट ए है जो क्या है, इज एन इंटीजर एंड इसकी जो वैल्यू क्या है -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन 7। ठीक है, तो इसमें क्या क्या वैल्यू होंगे, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3 4 5 ये इसमें एलिमेंट होंगे सेट ए में। रोस्टर फॉर्म में लिखना है ना, तो रोस्टर फॉर्म में ये देना है हमें, या हमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो ये एलिमेंट होंगे ए के। ठीक है, क्या क्या होंगे देखो, -3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन 7 ये हमें दे रखा था। नेक्स्ट x एक एलिमेंट है, वो क्या है, इज़ अ 2 डिजिटल नेचुरल नंबर, मतलब 2 डिजिट नेचुरल नंबर है, सच डैट सम ऑफ ऑल डिजिट इज़ 8, मतलब 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और हमें क्या दे रखा है कि उनका जो सम है वो 8 होना चाहिए, 8 के इक्वल होना चाहिए। तो कौन कौन से हैं पहला 17 है, 17 है, 1 + 7 8 होता है। दूसरा होता है 26, देखो उसमें एक सीरीज़ बनेगा, देखो यहाँ के वर्ड ऐड करते जाओ, यहाँ पे एक माइनस करते हैं, यहाँ पे 1 प्लस करो, यहाँ पे 1 माइनस करो तो बन जाएगा। अब 2 + 3 हो गया, इसमें करेंगे 5 हो गया, 4 हो गया, इसमें भी 4 हो गया, 5 हो गया, ये 3 हो गया, 53 सॉरी, और 62 और 71 यही बनेंगे। इससे तो बनेंगे नहीं, 17 बनेगा, 16 35 34 53 62 71 ये इसके सेट हो एलिमेंट हो गए। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड टिक्नोमेट्री, और टिक्नोमेट्री के जितने भी वर्ड हैं वो हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो C = क्या होगा, देखो जब भी तुम्हें ऐसा देखें ना कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कभी भी तुम वो मत लिखना, डुप्लीकेट वर्ड मत लिखना कि टी दोबारा आ गया दोबारा टी लिख दो, नहीं, एक वर्ड को एक ही बार लिखना है तुम्हें। ठीक है, चाहे कुछ भी ना बनना हो, तुम्हें एक वर्ड को एक ही बार लिखना है। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर ऐसे में दे रखा हो तो कभी भी एक वर्ड को 2 बार रिपीट मत करना, भले ही वो 3 या 4 बार आ रहा हो, तुम्हें एक वर्ड को एक ही बार लिखना है। अगर वो वर्ड तुमने लिख लिया है तो उसको लिखना नहीं है, उसके कोई ऐसा वर्ड लिखना है जो इसमें आ रहा हो और तुमने वो लिखा ना हो। ठीक है, कोई डुप्लीकेट वर्ड नहीं लिखना, बार बार एक बार एक ही चीज़ लिखनी है। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें टी हो गया, एक टिग्नोमेट्री में आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया। अब देखो ओ आ गया, ओ आ रहा है तो ओ नहीं लिखेंगे, एम आ गया, ई आ गया, टी आ चुका है टी नहीं लिखेंगे, आर आ चुका है आर नहीं लिखेंगे, वाई आ गया। ठीक है, तो ये बनेगा, कॉमा लगाएंगे, बीच में कॉमा ही लगाया। ठीक है, अब दूसरा देखो लास्ट, हमें एक सेट दे रखा है डी, इसमें क्या है, इज़ अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवीज़र बाय 60। एक प्राइम नंबर है जो डिवाइज़र है किसका, 60 का। तो कौन कौन सा होगा प्राइम नंबर में, एक हो गया 2, एक हो गया 3, और प्राइम नंबर 5 होगा, 5 7 से होगा नहीं, यही बनेंगे 2 3 5 7 से होगा, हाँ तो ये हो गया 2 3 5। ठीक है, ठीक है, अब और एक और क्वेश्चन देखते हैं।
राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में करना है इसको हमें। तो पहला दे रखा है 3 6 9 2, ठीक है। अब देखो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं, मतलब देखा तो है सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। अब इसको लिखेंगे कैसे ये, और देखो मान लो हमने कर दिया कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है एक्स, और जो एक्स एलिमेंट है वो क्या है, इज़ अ मल्टीपल्स, या फिर ये लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू 3 की पावर n, ठीक है। और लिख दो कॉमा लगा के कि जो n है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके, 4 के, ठीक है। मतलब स्मॉल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, 4 के। ये बन गया इसका कि एक सेट ए है जिसमें एक्स एलिमेंट है, जो एक्स है वो बिलोंग करता है 3 की पावर n, वो 3 की पावर नहीं सॉरी 3 इंटू n, और n जो है वो लेस देन और इक्वल होना चाहिए किसके, 4 के, ठीक है। ये एक बन गया, ऐसे लिखते हैं। सेकंड देखते हैं, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या दे रखा है, b से रिप्रेजेंट करेंगे, x कोई एलिमेंट है जो बिलोंग करता है, क्या दे रखा है 2 4 8 6 12, 2 4 8 12, मतलब ये क्या हो गया, ये मतलब स्क्वायर दे रखे हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ये हमें स्क्वायर दे रखे हैं 2 के। तो क्या करेंगे, बिलोंग्स टू 2 की पावर n, वेयर n इज़ लेस देन लिख सकते हैं किसके, 6 के, 5 आ जाए, या फिर इक्वल्स टू 5 लिख सकते हैं, 5 भी आए उससे छोटा भी आए, कुछ भी लिख सकते हैं। 6 लिख दो और इक्वल का साइन हटा दो, या फिर 5 लिख दो और इक्वल का साइन हटा दो, ठीक है। दूसरा है 5 तो तीसरा है 5 25 21 25 6 25। अच्छा अभी बताओ इसमें क्या होगा, सेम है, मैंने अभी कराया है, ये सेम है। सोचो, खुद करने की कोशिश करो वीडियो पॉज करके। सोच लिया? तो देखो इसमें इसकी तरह दे रखा है 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, मतलब ये भी पावर में दे रखे हैं। तो इसमें ये लिख देंगे, थर्ड सेम लिख देंगे कि कोई एलिमेंट है सी जिसमें x जो है x बिलोंग्स टू 5 की पावर n, जो n है वो लेस देन होना चाहिए किसके, 5 के। मैं लेस देन 5 से लिखा क्योंकि इसमें 4 तक आ रहे हैं, ठीक है। अब फोर्थ क्या दे रखा है 1 4 9 डॉट 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 100 तक। अब बताओ ये क्या है, सोचो, ये भी सेम ही है किसी सवाल किसी क्वेश्चन की तरह। सोचो बस कुछ नहीं है, कुछ बस उल्टा कर देना है। देखो क्या है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 10 की पावर 2, मतलब ये पावर में दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, डी कोई एलिमेंट लिख देंगे, एक्स है एलिमेंट है, बिलोंग करता है किसको, n की पावर 2, n की पावर 2 लिखेंगे। पहले हमने 5 की पावर n लिखा था, हम n की पावर 2 लिखेंगे। और जो n है 10 तक है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। ये हो गया। अब आगे समझ में सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करते हैं। आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको और सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे देखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एम्प्टी सेट की। इसको एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट होता क्या है, एम्प्टी सेट होता है जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होते, जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं होते उसे एम्प्टी सेट कहते हैं। और उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसमें ये होगा, ये वाला एलिमेंट होगा, ठीक है। और एम्प्टी सेट होते हैं, इसको हम इससे नोट करते हैं और या फिर ऐसे नोट करते हैं कि ये एम्प्टी है। इसको आप नल सेट बोल दो या फिर ये बोल दो कि नल वैल्यू है इसमें, नल वैल्यू सही रहेगा। वैसे ये बोल दो एम्प्टी है, ये बोलो वॉइड है इसमें, ठीक है, कुछ भी बोल दो। और एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट किससे डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं या फिर ऐसे बना देते हैं, एकदम खाली होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको मैं इस वीडियो में नल सेट नल नंबर बोलूँगा, नल वैल्यू बोलूँगा, ठीक है, नल है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या होते हैं, जिस भी सेट में इतने एलिमेंट होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं उसे हम फाइनाइट बोलेंगे, और जिसको हम नहीं गिन सकते उसको इनफाइनाइट बोलेंगे,
ठीक है, मतलब पता होगा इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिसका कोई अंत नहीं है, जिसको हम गिन नहीं सकते, अनलिमिटेड है वो, उसे इनफाइनाइट बोलते हैं। तो बस यही है, जिसको हम नहीं गिन सकते वो इनफाइनाइट है, जिसको हम गिन सकते हैं फाइनाइट है। मतलब ये है जिसमें नंबर सॉरी, मतलब जिसमें लिमिट हो नंबर की, जहाँ तक हम गिन सकते हैं वो फाइनाइट है, जिसकी कोई लिमिट ना हो वो इनफाइनाइट है। ठीक है, अब थोड़े एग्जांपल देख लेते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट के। जैसे मान लो ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कि x है नेचुरल नंबर, और हमें क्या दे रखा है कि x-1 और x-2 इक्वल्स टू 0, ये फाइनाइट है। इनकी वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। तो ये फाइनाइट नंबर है, 2 नंबर है। और उसने पूछा है कि x नेचुरल नंबर हैं जो x इज ऑड नंबर। अब देखो नेचुरल नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, करोड़, अरब, कितने भी हो सकते हैं, बिलियन, ट्रिलियन, कितने भी हो सकते हैं नेचुरल नंबर तो, ठीक है। और ऑड वो भी होंगे, तो ये इनफाइनाइट होगा, इसको हम गिन नहीं सकते कितने हैं, अरब, ट्रिलियन, उससे भी आगे जाएगी ये वैल्यू तो, ठीक है। अब करते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, टू सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ दे हैव एक्जैक्टली सेम एलिमेंट। मतलब ये है कि इक्वल सेट, वो सेट इक्वल सेट तब कहलाएगा जब सेट ए और सेट बी दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है। मान लो मेरे पे एक सेट है 1 2 3, ये मेरे पे एक सेट दे रखा है, और मेरे पे बी सेट है वो भी ये दे रखा है 3 2 1, ये दे रखा है 3 2 1, दोनों में एलिमेंट तो सेम ही है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। चाहे अरेंजमेंट कैसा भी हो, पर जितने भी नंबर हैं वो इसमें मिल तो रहे हैं, जितने भी इसमें एलिमेंट है वो सारे इसमें मिल रहे हैं, तो ये इक्वल सेट है, ठीक है। मतलब जिस भी सेट में दूसरे सेट के, मतलब एलिमेंट सेट ए और सेट बी दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, सेम नंबर ऑफ एग्जैक्टली वही एलिमेंट है, तो वो इक्वल सेट कहलाएगा, ठीक है। मैं नल सेट के एग्जाम्पल बता देता हूँ, आगे बताएंगे। तो देखो नल सेट कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब एग्जाम्पल है कि नल सेट कैसे है। जैसे द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, मतलब उनका सेट बनाओ जो ऑड नंबर हो और जो डिविजिबल हो 2। आपको मुझे कोई ऐसा नंबर बता दो जो ऑड नंबर हो डिविजिबल 2 से हो जाए, एक भी नहीं है तो ये नल सेट हो गया, इसको हम नल नंबर हो गया, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, मतलब सॉरी इसमें बताना है कि कौन कौन से नल सेट है, कौन कौन से नल सेट है। ये तो नल सेट है, ये नहीं है नल सेट, क्योंकि इसमें हम गिन सकते हैं इवन प्राइम नंबर, कुछ भी हो सकता है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, बहुत हैं, तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें एलिमेंट है। 4 तो मैंने बता दी और होंगी, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो x इज़ अ नेचुरल नंबर, उसमें क्या है, x इज़ लेस देन 5 और ग्रेटर देन 6। अब बताओ कोई एलिमेंट है, अब मान लो इसमें देखें एलिमेंट है जो है ग्रेटर देन हो, वो स्मॉल हो 5 से, तो मान लो 4 हो गया, लेकिन जो x की वैल्यू वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 7, वो स्मॉल ग्रेटर देन होनी चाहिए तो 8 हो गया। अब बताओ दोनों की दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई नहीं करी, तो ये होगा नल सेट, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट है फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें बताना है कौन कौन से सेट फाइनाइट है, कौन कौन से सेट इनफाइनाइट है, ठीक है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, मतलब एक सेट बनाना है पूरे साल के जितने महीने आते हैं, 12 महीने आते हैं तो इनका सेट बन जाएगा, तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है, ये फाइनाइट हो गया, ठीक है। 1 2 3 डॉट 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 आगे जा ही जा रहा है, आई जा रहा है, मतलब कितने भी नंबर आ सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट है। कितने भी इसमें दे ही नहीं रखा, डॉट 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 आगे जा रहा है, मतलब चलती आ रही है, चलती आ रही है, रुक नहीं रहे, तो ये इनफाइनाइट है। सॉरी, x जो है नेचुरल नंबर है और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 ये दे रखा है, तो ये 2x - हाँ, तो देखो ये भी फाइनाइट नंबर होंगे, नहीं ये भी इनफाइनाइट नंबर होंगे, क्यों, देखो क्यों होंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट, ये इसलिए होंगे फाइनाइट नंबर ऑफ सेट, ये इसलिए होगा, इसमें दे रखी है 2x - 1, इसकी जो वैल्यू है किसकी इक्वल होनी चाहिए, 0 की। अब कुछ भी नहीं होगा, अब मैं इसमें 0 भी लगा दूंगा ना तो भी इसकी वैल्यू -1 होगी, 0 के इक्वल नहीं होगी, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी, नल वैल्यू आएगी। और ये फाइनाइट है क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, इसमें नल वैल्यू है तो फाइनाइट है। अगर इसमें गिन नहीं सकते हैं उसको इनफाइनाइट कहते हैं, इसको गिन सकते हैं कुछ भी वैल्यू नहीं है, गिनने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये फाइनाइट हो गया, ठीक है।
अब हम पढ़ेंगे सबसेट के बारे में। सबसेट होता क्या है? अ सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ ए सेट बी। मतलब कोई सेट ए है, उसको हम तभी कहेंगे उसका सबसेट किसका? बी का, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ ऑल्सो एन एवरी एलिमेंट ऑफ बी। मतलब जो एलिमेंट ए हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट किस में आनी चाहिए? बी में। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, एक एक्स सेट है, एक है सेट एक्स, जिसकी हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल। मतलब तुम्हारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सबका एक सेट है, किसमें? एक्स में। और एक वाई है, जो सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। ठीक है, मतलब जितने भी तुम्हारी क्लास में स्टूडेंट हैं उनका सेट है। अब मान लो तुम्हारे स्कूल के बच्चे के नहीं आएंगे, तो तुम्हारी क्लास के भी तो बच्चे के नहीं आएंगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो वाई के जो जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्स में प्रेजेंट हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वाई, ये सबसेट का सिंबल होता है, इज़ सबसेट ऑफ एक्स। मतलब जो वाई है, मतलब वाई के जितने भी एलिमेंट हैं वो एक्स में प्रेजेंट हैं, तो क्या हो गया? वाई जो हो गया वो सबसेट हो गया किसका? एक्स का। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक है एलिमेंट 1 2 3 4 5 है सेट ए, और जो सेट बी है वो है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। मतलब जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबका सेट है। अब मान लो ये तो सिर्फ 5 तक 5 नेचुरल नंबर दे रखे हैं और इसमें इनफाइनाइट नेचुरल नंबर, तो मतलब ये है कि ये जो वैल्यू होगी वो इसमें भी आएगी बी में। तो क्या कहेंगे? ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। जो ए है वो सबसेट है किसका? बी का। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में आ रहे हैं तो हम सबसेट लिखेंगे, या फिर मतलब कभी कभी कुछ लोग मैं देखा है ऐसे लिख देते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। मतलब उन्हें लगता है कि जो बी है वो ऐसे लिखा जाएगा सबसेट। नहीं, मान लो कोई एलिमेंट है जिसके सारे के सारे एलिमेंट जिसमें आ रही होंगी उसकी तरफ सबसेट रहेगा। ठीक है, कभी लोग उल्टा लिख देते हैं कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, जबकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरवल एज अ सबसेट ऑफ आर। अब इंटरवल की बात आती है। देखो दो तरह के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल में आता है स्मॉल ब्रैकेट, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और क्लोज इंटरवल में आता है ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, बेसिकली ये है, अगर मान लो कोई एलिमेंट, जैसे हम डिनोट करते हैं कि -3 इज़ ग्रेटर देन एक्स लेस देन 7, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। तो इसका मतलब है 3 और 7 ये एलिमेंट तो आएंगे नहीं, है ना, भले इसमें लिखना है पर आएंगे नहीं। तो हम इसको जब लिखेंगे ना इंटरवल्स में, तो ऐसे लिखेंगे -3, 7 और स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे। स्मॉल ब्रैकेट से हमें ये पता चलेगा कि ये जो एलिमेंट है ये आ नहीं रहे हैं, इनके जो बाकी के हैं वो आ रहे हैं। और क्लोज इंटरवल में मान लो मैं यहाँ पे इक्वल लगा दिया, तो ये एलिमेंट आ रहे हैं, यहाँ पे -3 और 7 आएगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे -3, 7 लार्ज ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका मतलब है ये जो एलिमेंट है वो आएंगे। बस सीधी सिंपल सी बात ये है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है डिनोट करता है कि वो एलिमेंट नहीं आ रहा जो तुम्हें दे रखा है सबसे आगे, और इक्वल और लार्ज ब्रैकेट का मतलब है कि वो जो वैल्यू दे रखी है वो भी आएगा। ठीक है, अब मैं थोड़े आगे क्वेश्चन दे रखे हैं उससे आपको क्लियर होगा। उससे पहले हम ये समझ लें, हाँ ये, लेकिन ये तभी होगा जब जो रियल नंबर में हमें दे रखा होगा। ठीक है, रियल नंबर में, या फिर डिफाइन करेगा तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर डिफाइन दे रखा हो, जैसे ये आर मैंने बताया ना रियल नंबर होते हैं, अगर एन दे रखा होगा मतलब ऐसे दे रखा होगा। ठीक है, अब आगे देखिए पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल दीज सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। मतलब जितने भी सेट हैं उनके सबसेट को ही हम पावर सेट कहते हैं। मान लो एक हमें सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है 1 2 4, हमें इसका पावर सेट लिखना है तो क्या लिखेंगे? नल सेट, एक 1 2 1 2 ऐसे लिख देते हैं। मतलब एक एक एलिमेंट को अलग अलग सेट में लिख देना। ठीक है, जैसे इसका एक सेट बना दिया, 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 उसको हम पावर सेट कहते हैं। जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उन सबको उसमें लिखना। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। देखो नाम में यूनिवर्सल सेट, इसका मतलब ये है कि जितने भी सेट होंगे वो सब इसमें आएंगे,
वो इन सब का सबसेट होगा। ठीक है, मतलब वाइल स्टडिंग द सिस्टम ऑफ नंबर। ठीक है, जब हम पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ नंबर के बारे में तो वी आर इंटरेस्टेड इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हम मान लो हम बात कर रहे हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, तो इसमें क्या क्या सबसेट आ सकते हैं, सच एज सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, और जितने भी सब कुछ आ सकते हैं। मतलब ये है कि जब भी हम सिस्टम ऑफ नंबर की बात करते हैं तो उसमें कुछ भी आ सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ सकता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में सबसेट आ सकते हैं किसके, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर, मतलब एक्सेट्रा, इतने आ सकते हैं। मतलब इसमें सब कुछ मिला होगा। यूनिवर्सल सेट में ये है कि जैसे तुम्हें सेट दे रखा है ए बी सी, अब मान लो ए में एलिमेंट है 1 2, बी में एलिमेंट है 3 4, सी में एलिमेंट है 5 6, और मेरे पे एक सेट है सी, मतलब डी है मेरे पे एक सेट जिसमें नेचुरल नंबर है, ऑल नेचुरल नंबर है। तो ये जो एलिमेंट होंगे वो इसमें प्रेजेंट होंगे, तो ये सब यूनिवर्सल सेट हो गया। इसमें एक ए का भी सेट है, बी का भी सेट है, सी का भी सेट है, तो एक यूनिवर्सल सेट हो गया ये। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको आसानी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि कौन सा सबसेट है और कौन सा सबसेट नहीं है। अब मान लो 2 3 4 और 1 2 3 4 5। अब देखो 2 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो ये है, तो मान लो तो ये जो सबसेट है, तो मतलब ये जो है वो इसका सबसेट होगा, क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट है वो इसमें आ रही हैं। ठीक है, अब ये है दूसरा, देखें ए बी सी डी। अब देखो इसमें बी आ रहा है, सी आ रहा है, तो सबसेट हो गया? नहीं, सारे के सारे एलिमेंट आने चाहिए। इसमें ए नहीं आ रहा और इसमें ए नहीं है, बस इसमें ए है, इसमें ए नहीं है, तो ये सबसेट नहीं हुआ, तो ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, सेट ऑफ होल नंबर, मतलब होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2, मतलब 0 से लेकर कितने भी। सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर, इंटीजर में क्या होते हैं, माइनस से लेकर पॉजिटिव तक, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है, तो ये सबसेट होगा। जितने भी एलिमेंट होंगे होल नंबर के वो सारे इंटीजर में आएंगे। ठीक है, दूसरा है x है 3x + 2 और x जो है वो लेस देन है 4 के। दूसरा दे रखा है 2x + 3 जिसमें x की वैल्यू है लेस देन 3। सॉल्व करना पड़ेगा। मान लो x की वैल्यू 1 2 3 डालता हूँ, 1 डालूँगा तो 5 आएगी, 2 डालूँगा तो 8 आएगी, 3 डालूँगा तो 11 आएगी। ठीक है, इसमें करते हैं, 1 डालूँगा तो 5 आएगी, 2 डालूँगा तो 9 आएगी, अगर 3 डालूँगा सॉरी 2 डालूँगा तो 7 आएगी, और 3 डालूँगा तो 9 आएगी। तो इसमें 5 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा, तो ये सबसेट नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की। हमें एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट है 1 2, ये एक अलग सा ये भी एक सेट है 3 4, इसका ये पूरा एक एलिमेंट है 3 4। ठीक है, ये है 5 एलिमेंट का दे रखे हैं, और उसमें बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट देखना है हमें। अब मान लो 3 और 4 सबसेट ऑफ ए, ये सही है गलत? ये गलत है। क्यों? क्योंकि सबसेट नहीं है, ये बिलोंग्स करता है। अगर इसमें 3 4 बिलोंग्स टू ए आता तो ये सही होता, बस इसमें सबसेट पूछ रखा है। मैं क्या, सबसेट क्या होते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ, मतलब सेट ए इज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन एवरी एलिमेंट ऑफ बी। सॉरी, जितने भी एलिमेंट, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन सेट बी आर कॉल्ड सबसेट। जितने भी एलिमेंट हैं ए के वो प्रेजेंट हो बी में, उन्हीं को हम सबसेट कहते हैं। ठीक है, अब ये तो इसका एलिमेंट दे रखा है, किसका? उसी का, तो ये सबसेट थोड़ा ना होगा, नहीं होगा तो ये फॉल्स है। और इसमें सेकंड दे रखा है 3 4 बिलोंग्स टू ए, ये सही है, ये ट्रू है, क्योंकि 3 और 4 बिलोंग करते हैं। अब ये है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, वो सबसेट, सॉरी बिलोंग्स नहीं, सबसेट है, ये गलत है, वही रीज़न। ठीक है, दूसरा चौथा दे रखा है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ये ट्रू है। ठीक है,
1 2 5 ये जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं में। फिफ्थ दे रखा है 3,4, फिर एक और ब्रैकेट में दे रखा है सबसेट ऑफ ए। अब देखो, अब मैं एक बताऊं तुम्हें, ये ट्रू होगा। अब 2 मिनट सोचो क्यों होगा, वीडियो पॉज करके सोचो। मैं तो बस 2 मिनट ही रुकूंगा, मतलब ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, थोड़ी देर वीडियो पॉज करके सोचो क्यों होगा, क्यों ये है सही, गलत नहीं है, ये सही क्यों है, जबकि यहाँ पे तो गलत था, यहाँ पे कैसे सही है, सॉरी यहाँ पे तो गलत था, यहाँ कैसे सही है कि ये सबसेट है इसका, यहाँ पे तो सबसेट था नहीं। देखो ये एक सेट बना के दे रखा है इसने, 2 बार ये आ रहा है, तो ये एक सेट बना के दे रखा है, ये एक अलग सेट है जो बिलोंग करता है ए में, तो सही है। तो पहले तो हमें ये दे रखा था, ये तो पता मैंने बताया था कि एक एलिमेंट दिया, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन ये पूरा सेट बना के दे रखा है, ये जो एलिमेंट है जो ए का, फिर उसको एक सेट में लिख दिया है, पूरा मतलब ये मान लो एक अनेक अलग सेट बन गया जो किस में बिलोंग कर, सब किस में बिलोंग, किस में जो सेट है इसमें ए में प्रेजेंट है, तो ये हुआ सबसेट, तो ये ट्रू होगा। ठीक है, मैं समझ रही हो, ये खाली एलिमेंट दे रखा था पहले, पर इसमें एक और ये वाला ब्रैकेट लगा के इसको एक नया सबसेट वो एक नया सेट बना दिया, और जो सेट है वो बिलोंग करता है ए में। ठीक है, तो ये होगा, इसका सही होगा ये। अब देखो, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट सॉरी, मतलब इसमें हमें सारे के सारे सबसेट लिखने हैं, ठीक है, मतलब पावर सेट लिखना है, सीधी सी बात है। अब जैसे कि ये यहाँ तक है, पहला है ए बी, इसका हम पावर सेट क्या होगा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इसका पावर सेट क्या होगा, मैं लिखता हूँ ए है जिसको हम डिनोट करते हैं ए कॉमा बी से, इसका पावर सेट क्या होगा, पी ए क्या होगा, पहले होगा नल सेट, एक भी वैल्यू नहीं होगी, दूसरा होगा ए, तीसरी होगी बी, और चौथा क्या होगा ए कॉमा बी, ये भी लिखेंगे, ये बन गया इसका पावर सेट। दूसरा है 2 4 6, इसको हमने बी से डिनोट कर दिया, 2 4 6। अब मुझे बताना है पी बी, बताना है क्या होगा पी बी। एक सबसे पहले हो गया नल सेट, नल वैल्यू मतलब, दूसरा हो गया 2, तीसरा हो गया 4, चौथा हो गया 6, पाँचवा हो जाएगा 2,4, 2,6, फिर हो जाएगा 2,6, हाँ तीसरा लास्ट हो जाएगा 2 4 6, ये भी तो हो गई, तो ये सेट होंगे। ठीक है, समझ में आ गई कैसे लिखना है हमें पावर सेट। ठीक है, अब थोड़ी आगे की बात करते हैं, ये भी तो है क्वेश्चन। राइट डाउन इंटरवल, और इनके इंटरवल लिखने हैं, मैंने बताई थी इंटरवल्स क्या होते हैं, 2 होते हैं, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल में स्मॉल ब्रैकेट होता है, क्लोज इंटरवल में लार्ज ब्रैकेट होता है। अब थोड़े इसके एग्जांपल देखो तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़े। अब देखिए, ये हमें एक सेट दे रखा है जो बिलोंग करता है रियल नंबर के, और इसको क्या क्या वैल्यू आएंगी, -4 से लेकर, मतलब -4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, सॉरी ग्रेटर देन एक्स और लेस देन इक्वल्स टू 6। तो इसका मतलब ये है, यहाँ लिख रहा हूँ इसका आंसर, इसमें जो 4 वैल्यू है वो तो नहीं आएगी, तो उसमें हम ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, कॉमा, इसमें 6 की वैल्यू आएगी क्योंकि इसमें इक्वल दे रखा है, तो उसमें 6 हमको लिखेंगे ऐसे ही, तो इसका आंसर ये होगा स्मॉल ब्रैकेट और 6 ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड में दे रखा है जो भी बिलोंग, ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, इसी का वैल्यू 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू 4, तो इसका क्या हो गया 3,4, और ये दोनों स्मॉल ब्रैकेट में आएंगे, लार्ज ब्रैकेट में आएंगे। ठीक है, समझ गए इंटरवल्स कैसे लिखे जाते हैं। और कोई वैल्यू प्रेजेंट होती है तो उसको हम लार्ज ब्रैकेट में लिखते हैं, और कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती तो उसको हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। राइट इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। पिछले बार हमने रोस्टर फॉर्म में देखे थे, अब इसको हम सेट बिल्डर, और हमने मतलब पिछले हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में था, हमें उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना था, हमें रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये लार्ज ब्रैकेट है, पहला में क्या दे रखा है -3,0। अब देखो ये स्मॉल ब्रैकेट है, मतलब ये प्रेजेंट नहीं है, ये लार्ज ब्रैकेट है, मतलब ये प्रेजेंट है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। मान लो हमने एक सेट बना दिया ए,
इसके एलिमेंट है x, और जो x है वो बिलोंग करता है रियल नंबर को जिसकी वैल्यू क्या क्या है, -3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 0। ये बनेगा रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। मतलब 3 तो प्रेजेंट नहीं है और ये प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये उसमें इक्वल टू आएगा, ठीक है। दूसरा में दे रखा है 3,24। देखो ये प्रेजेंट है क्योंकि इसमें दोनों में लार्ज ब्रैकेट आया, तो मतलब ये प्रेजेंट है, तो इसको मान लिया हमने इसको बी से डिनोट कर दिया। x.x बिलोंग्स टू रियल नंबर। देखो इंटरवल की टाइम, अगर इंटरवल की बात हो ना तो ज़्यादातर हम रियल नंबर में ही बात करेंगे, ठीक है। रियल नंबर में ही हम बात करते हैं अगर इंटरवल्स की पूछें तो ये होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 24। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। थर्ड वाला एक बार खुद से ट्राई करके देखिए। लार्ज ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है कि इंक्लूड होंगे ये वैल्यू, ठीक है। एक बार खुद लिख के देखिए, गलत होगा तो मैं बताऊंगा। देखो तो क्या बनेगा, हम इसको सी से डिनोट करते हैं। मैं इसको हमने सी से डिनोट किया, जो सेट है बिलोंग करता है आर को, -3 लार्ज ब्रैकेट है मतलब प्रेजेंट होंगे, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 6। ये बनेगा इजी, मुश्किल नहीं है कुछ ज़्यादा ही, वो सॉरी मुश्किल नहीं है ज़्यादा, आसान है, बस थोड़ी सी लॉजिक वाली बात है। तो आपने ये अपने डेली यूज़ में सेट बनाए होंगे कि मान लो छोड़ो, समझ गए ना, आसान ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। हम क्या क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं सेट में। एक होता है यूनियन ऑफ सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, मतलब ऐसे यू बना देते हैं, यू होता नहीं है पर ये ऐसे यू लिख देते हैं, यूनियन। ये यूनियन का साइन होता है। होता क्या है इसका मतलब, मान लो कोई एक सेट है 2 4 6 8 और एक सेट है 6 8 12, ठीक है। अब हमें बताना है ए यूनियन बी, हमें ए यूनियन बी बताना है, तो ए यूनियन बी की वैल्यू क्या होगी, 2 4 6 8 10 12। मतलब वो एलिमेंट लिख रहे हैं जो एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट नहीं है। अब देखो 2 प्रेजेंट है, नहीं है, 4 प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, 6 प्रेजेंट है, हाँ है, 8 प्रेजेंट है, हाँ है, ठीक है, लेकिन इसमें 10 नहीं है, 10 और 12 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो जितने भी एलिमेंट हैं सब लिख देते हैं, रिपीट नहीं होते, जितने भी एलिमेंट है दोनों में सब लिख देंगे, पर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे कि देखो इसमें 6 प्रेजेंट था, इसमें भी 6 प्रेजेंट था, पर हमने एक ही बार 6 लिखा है। इसमें 8 प्रेजेंट था, इसमें भी 8 प्रेजेंट था, हमने एक ही बार 8 लिखा है। मतलब ये दोनों को, जितने भी एलिमेंट है दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके जितने भी एलिमेंट है सबके इसमें एलिमेंट ऐड कर दिए। 2 4 इसमें आ गया जो इसमें नहीं था, 10 12 आ गया जो इसमें नहीं था, तो इनका मिल गया ये वैल्यू बन गया 2 4 6 8 10 12, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं यूनियन की। सम प्रॉपर्टी ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन। देखो ए यूनियन बी और बी यूनियन बी ये इक्वल होते हैं, जो मतलब इसका मतलब है ये कम्युनिकेटेड लॉ फॉलो करती हैं, इसको कम्युनिकेटेड लॉ कहते हैं कि ए यूनियन बी और बी यूनियन, मतलब उनको उल्टा भी कर दो तो भी वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। ये एसोसिएटिव भी होते हैं, मतलब ए यूनियन बी ब्रैकेट में यूनियन सी, या फिर ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी, दोनों इक्वल ही रहेंगे, चाहे कैसे भी लिख दो, आपस में दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये एसोसिएटिव होते हैं। एक होता है अगर ए यूनियन नल सेट करेंगे तो ए के इक्वल ही आएगा। देखो नल सेट की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो वही बात है। तो ये हो गया लॉ ऑफ आइडेंटिटी, एलिमेंट नल इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब मान लो ए यूनियन ए दे रखा है, मतलब उसी एलिमेंट का तुम्हें यूनियन करना है, तो जाहिर की बात है और तुम सेम का यूनियन निकालोगे तो सेम ही आंसर आएगा। जैसे बताया कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता इसमें, जो प्रेजेंट नहीं होता वो लिखते आते हैं, चाहे कितने भी बार एक एलिमेंट आया उसको एक ही बार लिखते हैं, तो इसलिए वही आ जाएगा इसका आंसर। हो तो ये हो गया इंडेपोटेंट लॉ, ठीक है। अब मान लो एक है यूनिवर्सल, ये है यूनिवर्सल सेट और ये सेट ए, और इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो यूनिवर्स सेट आएगा, यूनिवर्सल सेट आएगा। देखो मैंने क्या बताया, यूनिवर्सल सेट वो होते हैं जिसमें सारे के सारे सेट आते हैं, जो सबका सब सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट है। अब मान लो ये यूनिवर्सल सेट है तो इसमें यू ही तो आएगा,
चाहे ए में कोई भी एलिमेंट हो, पर वो तो उसका सबसेट ही होगा यू का, तो इसलिए ये लॉ ऑफ यूनियन यूनिवर्सल कहते हैं। ठीक है, अब एक और होता है, इसमें होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट, जिसको हम उल्टा यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन में कुछ जैसे इसमें ऐड होती हैं, इसमें चीज़ें वो लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, दोनों में जो जो सेम होती है वो चीज़ इसमें लिखते हैं। जैसे कि एक सेट दे रखा है 3 4 5 6, दूसरा सेट दे रखा है 3 6 9 12। ठीक है, अब मुझे इसका ए यूनियन बी निकालना है, तो 3 और 6 आ जाएगा। क्यों? देखो 3 प्रेजेंट है इसमें और 6 प्रेजेंट है, ना 4 है ना 5 है ना 9 है ना 12 है, तो ये नहीं लिखेंगे। जो प्रेजेंट होता है दोनों सेट में, दोनों सेट में जो चीज़ कॉमन होती है वो लिख देते हैं। और यूनियन में क्या होता है, जो चीज़ कॉमन नहीं होती उसको, जो चीज़ कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और जो चीज़ नहीं है वो भी लिख देते हैं। ठीक है, इसकी भी प्रॉपर्टी होती हैं, ये भी कम्युनिकेटिव होता है, एसोसिएटिव होता है। कम्युनिकेटिव में बताता है ए यूनियन बी, और सॉरी ए इंटरसेक्शन बी और बी सेट इंटरसेक्शन ए, उल्टा लिख दो कैसा भी लिख दो, दोनों सेम ही होंगे, इक्वल ही होंगे, जिनका आंसर सेम ही होगा। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ही होंगे आपस में, तो मतलब ये एसोसिएटिव भी होते हैं। देखो यूनियन की बात करें, अगर यूनियन की बता रहा, अगर यूनियन की हम बात करें कि अगर कोई नल सेट होता है उसका हमें यूनियन ए निकालना है तो वो ए होता है। लेकिन अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो नल इंटरसेक्शन ए, नल नंबर इंटरसेक्शन ए, तो उसकी वैल्यू नल होगी। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट की बात करें, जैसे बताया अगर यूनिवर्सल का हम यूनियन निकालेंगे ए से तो आंसर यूनिवर्सल सेट होता है। लेकिन यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे ए से तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो होगा लॉ ऑफ नल एंड यूनिवर्सल। ठीक है, आगे देखिए, अगर ए इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो ए ही आएगा, ये तो सेम ही है। ठीक है, आगे देखते हैं, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन का ए इंटरसेक्शन सी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ होते हैं जो इक्वल होंगे आपस में। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूनियन आ रहा है और यहाँ पे यूनियन आ रहा है कि ये कहीं ये दोनों सेम है, नहीं, यहाँ पे बीच में यूनियन आ रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है। ठीक है, चाहे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी हो या फिर ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी और बीच में यूनियन हो, तो दोनों इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, एक होता है डिफरेंस ऑफ सेट, जिसको हम माइनस साइन होता है ना मैथ में माइनस, उससे डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो कोई एक सेट है 1 2 3 4 5 6 और दूसरा सेट है 2 4 6 8। ठीक है, अब उसका ए डिफरेंस निकालना है, ए माइनस बी का डिफरेंस निकालना है, तो 1 3 5 आ जाएगा। मतलब देखो इसमें 2 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और क्या क्या प्रेजेंट नहीं है, इसमें 1 प्रेजेंट नहीं है, 3 प्रेजेंट नहीं है, 5 प्रेजेंट नहीं है, उसमें 8 भी आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती इसमें वो लिखते हैं, यहाँ पे 8 और आएगा। ठीक है, देखो इसमें 1 प्रेजेंट नहीं था 1 लिख दिया, 2 प्रेजेंट नहीं था 2 लिख दिया, सॉरी 2 नहीं, 3 प्रेजेंट नहीं था 3 लिख दिया, 5 प्रेजेंट नहीं था 5 लिख दिया, 8 प्रेजेंट नहीं था तो 8 लिख दिया। ठीक है, मतलब जो प्रेजेंट नहीं होता वो लिख देते हैं इसमें। अब आप कहोगे इंटरसेक्शन में तो ये होता है, जो चीज़ मतलब आप ये कहते देखो इंटरसेक्शन में जो प्रेजेंट होता है वो लिख देते हैं, यूनियन में पूरा का पूरा लिखते हैं दोनों को मिला के, और इसमें वो लिखते हैं जो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती, खाली वही लिखी जाती है। मतलब इसमें माइनस करते हैं सीधे सीधे, 2 का 2 माइनस 0, मतलब ये एलिमेंट नल हो गया, 4 माइनस 4 0, ये एलिमेंट नल हो गया, 6 माइनस 6 ये एलिमेंट नल हो गया, तो बचा क्या, 3 बचा, 1 बचा, 6 बचा, 8 बचा, तो ये वैल्यू लिख देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। इसमें रखा है लेट्स ए इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल एक सेट दे रखा है हमें ए कॉमा बी, दूसरा सेट दे रखा है ए कॉमा बी कॉमा सी, और हमें ये दे रखा है कि जो ए है वो सबसेट है बी का। तो व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा, तो जाहिर सी बात है सबसेट दे रखा है, इसका मतलब है जितने भी एलिमेंट ए हैं वो बी में प्रेजेंट होंगे, तो इसका सबसेट क्या बन जाएगा, अब सबसेट मतलब ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा ए बी सी, मतलब सीधे सीधे बी हो जाएगी इसकी वैल्यू, क्योंकि ए सबसेट का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट हैं ए के वो सारे बी में प्रेजेंट हैं,
तो सीधे सीधे या तो इसको ए बी सी लिख दो या फिर लिख दो इज इक्वल टू बी हो जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और सेकंड, ए सेट ए हमें दे रखा है 1 2 3 4, सेट बी दे रखा है 3 4 5 6, और सेट सी दे रखा है 5 6 7 8, और सेट डी दे रखा है 7 8 9 10। हमें फाइंड क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो क्या हो जाएगा ए यूनियन बी, फर्स्ट ए यूनियन बी, देखो क्या क्या प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट नहीं है, 2 3 है, 4 है, 3 और 4 प्रेजेंट है, 5 6 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये आ जाएंगे, ठीक है। सेकंड देखते हैं बी यूनियन डी, सेकंड है बी यूनियन डी निकालना है हमें, बी यूनियन डी। बी कौन से हैं 3 4 5 6, डी कौन सा है 7 8 9 10, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी सारी वह एलिमेंट, इसके सारी एलिमेंट आ जाएंगे। तो 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वैसे ये बहुत इजी चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बाकी सब है, कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी याद है कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन में क्या होता है। कभी कभी मैं जब देता था भूल जाता था कि यूनियन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, या इंटरसेक्शन का मतलब होता है। कभी कभी हो जाते हैं, बस थोड़ा ये ध्यान रखने की होती है। वैसे ज़्यादा अच्छों के केस में होता नहीं होगा, मेरे में हो गया था, ठीक है। थर्ड में दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो ए से लेकर 8 तक नंबर आ जाएंगे सारे, सीधी सी बात है, समझ रहे होंगे आप। तो ए 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सब आ गए। और मैं बताऊं, जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं और आपने ये वीडियो देख ली और थोड़े बहुत में क्वेश्चन कराने वो कर लिए, तो आप सोचेंगे हो गया, नहीं, एक बार आपको एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अगर आपको एनसीईआरटी नहीं देखना तो ऐसा करो, कुछ वैसे प्राइवेट आती है आरडी वगैरह, उन सब के देख लो, उसमें खूब अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। ये तो एक आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं आपको वन शॉट वीडियो देखने से। लेकिन अगर आपको इसमें अच्छे से करना है, एकदम नीट, मतलब जेईई मेंस के लेवल में, तो आपको आर डी शर्मा के करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी तो इससे होती है, बोर्ड्स वगैरह में काम आ जाती हैं, आगे आपके चैप्टर आएंगे उनके काम आ जाते हैं। एनसीईआरटी तो ये होती हैं, है ना, थोड़े बहुत आगे का आइडिया हो जाता है। लेकिन आपको अगर डिटेल में मतलब एकदम ऐसे पढ़ना है कि एकदम हैवी से हैवी क्वेश्चन आपके हो जाएं, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चाहे कितना भी इजी चैप्टर हो, चाहे 2 मिनट में हो। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लगता है ईजी होते हैं पर घुमा के पूछ लेते हैं। अब मेरे में तो सारे डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, आप समझ जाओगे, किसी में होते हैं घुमा के दे रखे हैं। तो अगर आपको प्रैक्टिस करें तो एक बार आर डी शर्मा से जरूर प्रैक्टिस करें। आपको लग रहा होगा फिर कि अरे यार 11th में क्या इतनी इंपॉर्टेंस होती है, 12th इंपॉर्टेंट होते हैं, बोर्ड देने पड़ते हैं। 11th में तो क्या है, बस स्कूल वाले एग्ज़ाम लेते हैं। लेकिन मैं बताऊं, अगर आप जेईई की तैयारी करो ना, तो आपको 11th का भी अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, छोटे मोटे टॉपिक भी बड़ी बड़ी चीज़ सॉल्व कर देते हैं, समझे। कभी कभी तो आ भी आता है ऐसे क्वेश्चन बहुत टफ करके, चाहे कितना भी आसान चैप्टर हो। अगर आप जेईई एडवांस क्वेश्चन देंगे ना, बड़े टफ दे रखे होंगे, टफ के मतलब नहीं, मतलब ऐसे दे रखे होंगे, आसान होते हैं, वो थोड़ा घुमा देते हैं, ठीक है। 4th ये रखा है, मैं ए आगे करती हैं, ए यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन सी दे रखा है। तो एक ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें कोई भी कॉमन डिफरेंस तो है नहीं ए और सी में, तो सी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल। आसान था ये तो। ए यूनियन बी यूनियन डी, देखो सॉरी इंटरसेक्शन दे रखा है, ए 1 2 3 4, देखो इसमें 3 4 है, पर डी में नहीं दे रखा, तो इसकी भी वैल्यू हो जाएगी क्या, नल, ठीक है। 5th हमें दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो उसमें क्या करना है, पहले आप ब्रैकेट वाला सॉल्व करो, बी यूनियन सी, देखो बी यूनियन सी क्या क्या आ जाएगी, 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू आ जाएंगी इसमें। अब जब बी यूनियन सी की वैल्यू आ जाए 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू आ गई। अब इनका इंटरसेक्शन करो, इसमें 3 और 4 कॉमन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 4,
ठीक है। अब 6 तो ए माइनस सी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई सी वैल्यू नहीं आ रही इसमें, ठीक है। तो इसमें मतलब कुछ तो आ नहीं है, तो इसमें पूरी वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 1 से लेकर मतलब 1 से लेकर पूरे 10 तक की सारी वैल्यू आ जाएंगी इसमें, ठीक है। देखो मैं एक बार बताऊँ, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना ए माइनस सी डी माइनस सी, उसमें ये वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, ये थोड़े गलत हैं। इसमें कुछ अलग एलिमेंट दे रखे हैं, जैसे कि एक ही इसमें एलिमेंट दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 3 6 9 12 15 18 और 21, ठीक है। बी के दे रखी हैं, इसमें बी के दे रखे हैं 4 8 12 16 और 20, और सी के दे रखे हैं कहाँ गया, हाँ 2 4 6 8 12 14 और 16, ठीक है। ये दे रखे हैं। इसमें हमें ए माइनस सी लगाना है, ए माइनस सी। इसमें देखो 2 नहीं है, 3 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है, 4 नहीं है, 6 है तो ये एलिमेंट नहीं आएगा, 8 नहीं है, 12 है, ये एलिमेंट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब 6 और 12 नहीं है, या और भी नहीं है, देखिए और कोई एलिमेंट है जो इसमें आ रही हैं, तो इसमें और कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए माइनस सी हो जाएगा 3 9 15 18 और 21। देखो मैंने पहले थोड़ा गलत पढ़ा दिया था। अगर यहाँ पे शुरू के जो एलिमेंट होते हैं ना उसमें से माइनस करते हैं सी में। अब मैं सी के एलिमेंट्स में ये दे रखे हैं, इसमें 6 नहीं है, 12 नहीं है, मतलब 12 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, तो बाकी जो एलिमेंट बचते हैं ना ए के वो लिखते हैं। अगर यहाँ पे सी होता तो यहाँ पे सी के एलिमेंट लिखे जाते हैं जो भी बचते हैं, पर यहाँ पे ए है पहले, तो ए के एलिमेंट से माइनस करेंगे सी के एलिमेंट, और जो बचेगा ए के एलिमेंट से वो लिखे जाते हैं, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई थी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ठीक है। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, मतलब अब कोई एक सेट है, मतलब मान लो कोई एक सेट ए है जो सबसेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का, और ए में ए जो सेट है इसकी वैल्यू है 2 4 6 8 और 10, ठीक है। अब उसका हम पूछेंगे ए डैश, तो ए डैश क्या होगा, देखो उसमें 1 नहीं है तो 1 आ जाएगा, 3 नहीं है 3 आ जाएगा, 5 नहीं है 5 आ जाएगा, 7 नहीं है 7 आ जाएगा, 9 नहीं है 9 आ जाएगा। मतलब जो एलिमेंट उस सेट में नहीं होते वो आ जाते हैं सारे एलिमेंट। जैसे कि एक एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। एक हमें यूनिवर्सल सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ देखो ये तभी वैलिड होगा ए डैश जहाँ में कोई एक यूनिवर्सल सेट दे रखा होगा, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में बता दिया था कि कोई एक सेट है ए है जो सब सेट है किसका, यूनिवर्सल सेट का। हमें एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसकी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है, ठीक है। और हमें सेट ए दे रखा है 1 से लेकर 4 तक, सेट बी दे रखा है 2 4 6 8 और सेट सी दे रखा है 3 4 5 6, ठीक है। तो हमसे पूछा है बी डैश, तो बी डैश क्या हो जाएगा, देखो इसमें बी डैश को इससे मिला यूनिवर्सल सेट में, इसमें 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो वैल्यू नहीं आ रही वो सारी लिख दो बी डैश में, इसको देख के यूनिवर्सल सेट को देख के। 1 नहीं आ रहा 1 लिख दो, 3 नहीं आ रहा, 5 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 9 नहीं आ रहा, ये होगी बी डैश की वैल्यू, ठीक है। अब है ए यूनियन सी डैश, ए यूनियन सी करो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब 1 से लेकर 6 तक की वैल्यू हो गई। अब इसका डैश मतलब उसका जो वैल्यू नहीं आ रही है वो वैल्यू लिखेंगे, तो 7 से लेकर 9 तक वैल्यू नहीं आ रही, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 से लेकर 9, ये हो गया। मतलब वो वैल्यू लिखते हैं जो उसमें नहीं आती हैं, मतलब ये मतलब उसका अपोजिट हो गया, ठीक है। वो मतलब उल्टा ही करेंगे उसका, और उसमें वो वैल्यू नहीं है तो हम वो वैल्यू नहीं लिखेंगे, जो वैल्यू नहीं है वो वैल्यू लिखेंगे, सीधी सी बात है। और एक हो गया बी माइनस सी डैश, देखो बी में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है 2 4 6 8, सी में कौन कौन सी वैल्यू आ रही है 3 4 5 6,
मतलब 6 कट गया और 4 कट गया, तो क्या बचा 2 और 8 बचा। अब इसका डैश करना है, तो इसमें से मिलाएंगे 2 और 8, ये कट गया, तो इसमें आ जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ b माइनस सी डैश। अब देखो 2 और 4 तो कट गया, ये नहीं आएगा जो हमें डैश पूछ रखा है, तो बाकी सारे लिख देंगे, चाहे जो चीज़ पहले कट गई हो। 1 2 3, सॉरी 2 नहीं आएगा, 1 3 5 6 7 8 9, ठीक है। ओ सॉरी, मैंने आपको थोड़ा पहले करा दिया, थोड़ा आगे पढ़ाया नहीं। उसे कुछ प्रॉपर्टी दे रखी हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये भी है, अगर ए यूनियन ए डैश होगा तो वो यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। मान लो ए डैश, ए हमें ये दे रखा है और उसका ए डैश पूछूं, तो जो वैल्यू उसमें प्रेजेंट नहीं है वो आ जाएगी, 5 6 7 8 9, ये प्रेजेंट नहीं है तो ये आ जाएगी, ठीक है। एक होता है डी मोर्जन लॉ, इसमें क्या कहते हैं, कोई हमें दे रखा है ए यूनियन बी डैश और ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ये आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। या फिर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू किसके इक्वल होगा, नल डैश के, ठीक है। एक होता है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, अगर ए डैश में ब्रैकेट में डैश होगा तो वो ए के इक्वल होगा, ठीक है। लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें दे रखा है अगर कोई नल सेट का डैश लेंगे तो वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा, और अगर हम यूनिवर्सल सेट का डैश लेंगे तो वो नल सेट के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट टू सेट, ठीक है। मतलब इसमें एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए सेट ए प्लस सेट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। मतलब इससे ये है, मान लो हमें इसकी वैल्यू दे रखी है कि इसकी और इसकी वैल्यू दे रखी है, तो हम आसानी से बता सकते हैं ए यूनियन बी की वैल्यू क्या है। एलिमेंट पता नहीं कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कितने होंगे, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट बता सकते हैं, कितने एलिमेंट होंगे टोटल। पर हम एक एलिमेंट होता है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट होंगे हम ये नहीं बता सकते, पर कितने एलिमेंट होंगे हम उसमें ये बता सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन देख लीजिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, हमें प्रेजेंट है x प्रेजेंट है 17 और एक y प्रेजेंट है, हमें एक सेट y प्रेजेंट है 23 और हमें प्रेजेंट है a x यूनियन y जिसकी वैल्यू दे रखी है 38 दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है n a इंटरसेक्शन b फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, ये फॉर्मूला लगा दीजिए, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, जैसे मैं यहाँ चलो मैं ए अच्छे से बताऊँ, जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसकी हमें वैल्यू दे रखी है 38, इसकी हमें भी दे रखी है हमें कितनी, देखो यहाँ पे x लिख दो, ऐसा करो आपको आसानी होगी, y यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, यहाँ पे x लिख दो, यहाँ पे y लिख दो, ठीक है। मतलब ये समझ लिया, गलती करी मैं ये नहीं बोल देता कि सेट ए है वो x है, जो सेट बी है वो y है, ठीक है। x की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 17 प्लस y की क्या वैल्यू दे रखी है 23 माइनस इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, हमें दे नहीं रखी, इन दोनों को प्लस करने क्या आ जाएगा 40 माइनस एन एक्स यूनियन इंटरसेक्शन y और 38 आ गए यहाँ पे, दोनों को माइनस करेंगे 38 माइनस 40 इज इक्वल टू माइनस का एन एक्स इंटरसेक्शन y, तो 2 आ गई माइनस के 2 इज इक्वल टू ये माइनस का एन एक्स सेक्शन y, माइनस माइनस कट गया 2 आ गई। हाँ एक और बात, कभी भी किसी की भी वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। हमेशा जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये देख लीजिए, एक क्वेश्चन एक दे रखा है, इन अ ग्रुप 400 people
एक ग्रुप में 400 लोग हैं, 250 कैन स्पीक, 250 लोग क्या बोलते हैं, हिंदी, ठीक है, एंड 200 कैन स्पीक, 200 लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश, ठीक है। तो हमें बताना है हाउ मैनी पीपल, मतलब कितने लोग, कैन स्पीक बोलते हैं क्या, बोथ लैंग्वेज, मतलब हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। मतलब ये है इन अ ग्रुप 400 पीपल, एक ग्रुप में 400 लोग हैं, 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी, 250 लोग हिंदी बोलते हैं, एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, और 200 लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें बताना है कितने लोग जो हैं वो दोनों बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। मतलब सीधे सीधे दे रखा है, हमें बताना है, हमें इंटरसेक्शन बताना है। ये हमें यूनियन दे रखा है। अब मान लो मैं कहता हूँ हिंदी को हम एस से डिनोट करेंगे और इंग्लिश को हम ई से डिनोट करेंगे, कैपिटल ई से, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एच यूनियन ई, क्या वैल्यू दे रखी है 400, और हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है एन एच की, क्या वैल्यू दे रखी है 250, है ना, 250 के बी हिंदी, और हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें दे रखी है एन ई की, कितनी है 200। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन एच इंटरसेक्शन ई, हमें ये निकालना है। तो यही फॉर्मूला लग जाएगा जो मैंने अभी बताया, क्या लगेगा, एन एच यूनियन ई इज इक्वल टू एन एच, मतलब सेट ऑफ एच प्लस सेट ऑफ एच ई माइनस सेट एच इंटरसेक्शन ई, में एच इंटरसेक्शन ई निकालना है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी रखी है 400, इसकी दे रखी है हमें 250, इसकी 200, इसकी हमें निकालनी है। दोनों को प्लस करेंगे, 400 माइनस ये कितना आ गया 450 आ गया, ये हो जाएगा माइनस का एन एच यूनियन ई, ये हो गया 50 आंसर आ जाएगा माइनस के 50, ये होता है माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई, माइनस से माइनस कर दिया 50 आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।